कौन से हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्पफुल हैं? वो हार्मोन्स अगर कम हो गए हों किसी लेडी में, उनको इम्प्रूव करने के लिए कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? मेडिकल में आप दवाइयों से इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन से इलाज कर रहे हैं, हार्मोनल प्रेपरेशंस दे रहे हैं। अगर आपके हार्मोन कम है तो हम बाहर से हार्मोन दे देते हैं। मैम, क्या ओबेसिटी का, मोटापे का भी इनफर्टिलिटी से कोई लिंक है? ओबेसिटी का इनफर्टिलिटी से डायरेक्ट ताल्लुक है कि ओबेसिटी होगी तो ओबेसिटी का एक रिलेशन पीसीओएस के साथ है। जितनी पीसीओएस की फीमेल्स आती हैं 90% उसमें से ओबीज होती हैं, 10% लीन भी होती हैं, बट 90% से ओबीज फीमेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रूज बेग। नाजरीन, जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में हर उन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी पब्लिक के लिए, हमारे अवामुन्नास के लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी हम अपने ख़ुसूसी पॉडकास्ट में ऐसे इशू पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे हर शादीशुदा जोड़े का मसला बनता जा रहा है, बे-औलादी का जो एक मसला है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कोई शादीशुदा जोड़ा है वो औलाद के हसूल के लिए बहुत तगदो करता है, और जब उसको औलाद नहीं मिल रही होती उसकी वजह से उसको डिप्रेशन, बेचैनी, इवन मायूसी और बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो बांझपन जो है हमारी सोसाइटी में, हमारी ख़वातीन में, ये जो इनफर्टिलिटी है इसकी रेशियो क्यों इतनी बढ़ गई है, इसकी रीज़न्स हम जानेंगे। और इसके साथ साथ दूसरा मसला ये है कि सी सेक्शन, जो कि कभी हंगामी सूरत हाल में एमरजेंसी में किया जाता था, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर केस जो है ना वो सी सेक्शन से होता नज़र आ रहा है। तो इन सारे सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ सेट में मौजूद हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नसरीन एहसान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको अपने सेट पे दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया रोज, अल्लाह का शुक्र है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और आफ्ताब टीवी की जो मुझे इनवाइट किया थैंक यू आज इतने अहम मौजू पे डिस्कस करने के लिए। और मैं भी बड़ी देर से, कहता है ना बंदा भरा बैठा हुआ था कि ऐसा कोई इवेंट आए ताकि मैं अवामुन्नास के लिए कुछ ना कुछ जो जनरल पैगाम है वो दे सकूँ, जो कि डेली मुझे भी क्लिनिक पे पेशेंट देखते हुए पेश आ रहा है। ठीक है मैम, आज जो है ना हम वो इश्यूज़ सारे जो रियल इश्यूज़ हैं उनको डिस्क्लोज़ करना चाहेंगे ताकि हम अपनी आवाम की आगाही के लिए कि वो रियल वजूहात जान सकें कि क्या वजह है कि कुछ दहाइयाँ पहले इनफर्टिलिटी का कुछ ऐसा सीन नज़र नहीं आता था जितना अब हो गया हुआ है। तो इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजूहात हैं? ये हमारा कोई लाइफस्टाइल शिफ्ट है या अदर दैन फैक्टर्स हैं कि हमारी ख़वातीन में इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? अरूज, अगर जनरली देखा जाए तो इनफर्टिलिटी का मतलब है औलाद का ना होना, बावजूद इसके कि हस्बैंड और वाइफ एक रिलेशन में रह रहे हैं। एक तो ये बात होगी ना, किसी का हस्बैंड बाहर गया हुआ है या आउट ऑफ द सिटी रहता है, लेकिन अगर वो मुसलसल इकट्ठे भी रह रहे हैं और औलाद नहीं हो रही तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। पहले हम ये कहते थे 2 साल तक ना हो, नो इशू, 2 साल बाद देखें। फिर हमने ये कहना शुरू किया 1 साल तक देखें। लेकिन अब जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अब मैंने ये देखा है अगर पहले महीने में ही औलाद नहीं हो रही ना तो एक तूफान बर्पा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे 90% फैमिली, नॉट फॉर ऑल फैमिलीज, 90% फैमिलीज में यही है कि 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, बस औलाद नहीं हो रही, होनी नहीं। डेफिनेटली रेशो भी इनफर्टिलिटी की बहुत बढ़ गई है। जब से मैं मेडिकल फील्ड में आई हूँ, माशाल्लाह 30 साल इस बात को हो गए हैं मेडिकल फील्ड में हूँ, और 30 साल से मैं अपना क्लिनिक कर रही हूँ, और तब से ही मैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स देख रही हूँ। लेकिन ये ग्राफ ऐसा है कि जो स्ट्रेट लाइन में बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और जो मैंने अपना एनालिसिस किया है या मैंने जो अपनी स्टडीज़ की हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, उसी अपने एक जोन में हरबंसपुरा में मेरा क्लिनिक है। वहाँ पे जो लोग मेरे पास आते हैं
कि अब इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं ये समझती हूँ कि उसके मेडिकल कॉजेज़ तो डेफिनेटली हैं, मेल में भी हैं, फीमेल में भी हैं, लेकिन आम लोगों के लिए मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो घरेलू लेवल पे कंट्रोल किए जा सकते हैं, जो फैमिली लेवल पे चल सकते हैं। सबसे पहले उसमें मैं कहूँगी कि जो एक फर्टिलिटी की एज है वो 15 से 35 साल तक है। 15 साल से लेके 35 साल सही। बेस्ट एज। पहले हमारे ये होता था कि लड़कियां 17-18 साल की हुई शादी होती, उसके बाद बहुत टाइम है कि वो 17 से लेके 35 साल तक जितने बच्चे चाहे पैदा कर, फिर हम कहते हैं तब 10, 12, 15 बच्चे पैदा हो जाते, उनमें से 2-4 मर भी जाते थे तो फिर भी उनके पास 8, 9, 10 बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही। और अब हमारे शादी के क्राइटेरियाज भी चेंज हो गए हैं, लड़के लड़कियों के अपने भी डिफरेंट हो गए हैं कि क्या क्राइटेरियाज हैं। पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से हट के बात बच्चों के हाथों में आ गई है। हर एक के अपने हैं क्राइटेरियाज के, लड़के में ये खसूसियात होनी चाहिए, लड़की में ये खसूसियात होनी चाहिए, और वो करते 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 हमारी लड़कियों की एज जो है वो बढ़ जाती है। अब जो मैंने देखा है कि एवरेज अगर शादी की एज देखी जाए तो 27-28 साल है और ज़्यादातर तो 30 से ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल। कुछ जो एजुकेशन वाइज लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, पढ़ना भी चाहिए मैं कहती हूँ, लेकिन फिर माँ बाप और लड़कियां ये कहते हैं जब तक बच्ची पढ़ रही है तब तक हमने शादी नहीं करनी। वो जब सारा कंप्लीट कर लेगी फिर उसके बाद हम शादी करें, उसके बाद फिर वो फर्टिलिटी वाली मेन एज गुजर जाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है इनफर्टिलिटी का, हार्मोनल इम्बैलेंस का। नंबर 2 हमारी लाइफस्टाइल। उफ, जो लाइफस्टाइल हमारा पहले था अब उससे टोटली ऑपोजिट। बिल्कुल। कहाँ हम अपने वक्त में सोचे तो हम बहुत एक्टिव बच्चे होते थे, हर खेल में हिस्सा लेते थे, बाहर अंदर घर में आके भी हम ज़्यादातर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे। कभी पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, कभी पिट्ठू गोल गरम खेल रहे हैं, स्कूलों सारी फिजिकल एक्टिविटीज थी। फिजिकल एक्टिविटी हमने की हुई है, हर वक्त बच्चे भाग रहे होते हैं। घरों में भी देखो तो मोहल्ला सिस्टम था, घर सिस्टम था, फैमिली सिस्टम था, घरों में भी बच्चे भाग रहे होते थे हर वक्त। और अब क्या है, एक मोबाइल और एक बच्चा और एक कमरा। एग्जैक्टली। बस सारा दिन आप बोल बोल थक जाए, उस बच्चे ने आपकी सुननी नहीं। जो ही बच्चा पैदा होता है उसे मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि मोबाइल से चुप हो जाता है। उसको ऐसी मोबाइल की आदत डाली है कि बच्चे हमारे जो ऑटिस्टिक होते जा रहे हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल माँ बाप की सुनना छोड़ देते हैं। बहुत कम माँ। और दूसरी बात यह है कि इस मोबाइल के होते हुए हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। अब घर में हर बंदे के पास मोबाइल है, किसी ना किसी का मोबाइल तो बच्चे को मिल ही जाएगा, और उसमें टोटली वो इतना वास्ट है मोबाइल में। आज आप बैठ जाए ना 3-4 घंटे तो बड़ा नहीं उठ सकता। तो बच्चों के लिए तो बहुत सारी इसमें अट्रैक्शंस हैं। तो इससे हमारी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी मैम, थोड़ा सा क्या ऐसा भी मामला हो गया कि हमारी डाइटरी जो शिफ्ट है एक कि ये मैं उस तरफ भी आती हूँ। एक तो हमारा ये हो गया ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, हमें हिलना ही नहीं। बेटियों को माएँ कहते रहती ये काम करो ये काम करो। कोई बेटी मेरा हाल मुश्किल ही है कि माँ के साथ काम करती, जब तक माएँ भी समझती हैं कि अभी बच्चों को ना काम करवाना ही नहीं, हमने एक्टिव तो उन्हें देना ही नहीं ना, बस उन्होंने खुद ही सारा अपने ऊपर लोड लेना है और बच्चे जो है इन्हीं कामों में लगे रहेंगे। तीसरी चीज़ हमारी आ गई डाइट। वो एक उससे भी बड़ा इशू है कि हमारी जो डाइट्स हैं वो ज़्यादा फास्ट फूड्स पे मुश्तमिल है, और फूड पांडा ने आके उसका और खाना ख़राब कर दिया कि वो इजी अवेलेबिलिटी हो गई है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे जो घर पे रहती हैं। लड़के तो चले बाहर जाके खा लेते हैं, लड़कियां जो घर पे फ़ोन इस्तेमाल करती हैं और फूड पांडा से चीज़ें घर आ जाती हैं। अब वो बाहर किस किस्म का चिकन यूज़ हुआ है, मैं चिकन के बारे में भी ज़रूर इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगी। एक आम कॉन्सेप्ट है कि चिकन का कोई रोल नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब से चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा हुआ है। और चिकन हमारे इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं? साइंटिफिक ऐसा प्रूफ तो नहीं आया, लेकिन देखा ये गया कि जो डाइट उन्हें दी जा रही है उसमें मेरा ये ख्याल है कि 1 महीने के बाद चिकन जो है वो बड़ा हो जाता है, उसमें ज़रूर हार्मोन्स होते हैं। और वो चिकन जो हमारी दुकानों पे है वो आप खुद देखें तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठा ही रहता है।
कभी उन मुर्गियों को भागते हुए नहीं देखा। तो कोई ना कोई डाइट तो ऐसी है जो उन मुर्गियों को सुस्त भी कर देती है और एकदम बड़ा कर देती है। तो इस तरह के इफेक्ट्स हमारी पॉपुलेशन में भी आते हैं, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो PCOS, जिसे आजकल PMOS कहा जा रहा है, तो ये डिजीज़ हमारी हर दूसरी लड़की है। अगर आपके क्लिनिक पे 100 पेशेंट आ रहे हैं, उसमें से 50% PCOS के, चाहे वो मैरिड लड़की है चाहे वो अनमैरिड। अनमैरिड में PCOS का रेट बहुत ज़्यादा है। हिर्सुटिज्म, एक्ने, वेट गेन, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस PCOS के हैं। और PCOS फिर इन टर्म रिलेटेड है इनफर्टिलिटी के साथ, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो हमारी डाइट से। तो क्या ये इरेगुलर पीरियड्स जो साइकिल होता है और ये PCOS जो आप मेंशन कर रही हैं, ये किस तरह से इनफर्टिलिटी के साथ लिंक करती हैं? ये जब होते हैं ये दोनों चीज़ें, तो इनफर्टिलिटी क्यों काज नहीं, फर्टिलिटी क्यों काज नहीं होती? इसलिए इसमें जो एग्स है ना वो प्रॉपर नहीं बनते, और इसमें PCOS में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं अराउंड दी ओवरीज, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्पेयर हो जाती है। उसकी वजह से जब एग्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलिटी के रेट्स कम हो जाएंगे, बल्कि ना होने के बराबर हो जाएंगे अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज तो होंगी ही, तो इससे सारे हार्मोन्स खराब होंगे। जब हार्मोन्स खराब होंगे तो आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा, जब आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा तो ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो ऑब्वियसली तो मैम कौन से हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्पफुल हैं, और वो हार्मोन्स अगर कम हो गए हों किसी लेडी में, उनको इम्प्रूव करने के लिए कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? और ख़ास तौर पे लेडीज़ हमारी ढूंढती हैं कि कुछ नेचुरल रेमेडीज़ ऐसी मिल जाएं जिनसे वो उनके हार्मोन्स सेट हो जाएं, तो इसमें क्या? मैं फिर दोबारा वही बात करूँगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही है। मेडिकल में आप दवाइयों से इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन से इलाज कर रहे हैं, हार्मोनल प्रेपरेशंस दे रहे हैं। अगर आपके हार्मोन कम है तो हम बाहर से हार्मोन दे देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और HCG है, ये सब हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। लेकिन मैं बात करूँगी आम पब्लिक के लेवल की। ये तो चले डॉक्टरों की लेवल की बात है ना, कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो ये देंगे। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपनी बच्चियों के लिए, उनकी माँओं के लिए, कि खुदारा इन बच्चियों की फास्ट फूड्स और बाहर की चीज़ें बंद करें। ये आजकल जो, एक और बात मैं करूँगी, जो कुरकुरे और पापड़ और चिप्स और ये छोटे छोटे पैकेट जो 10-10 रुपए के बाज़ारों में बिकते हैं, जो गरीब घरों की बच्चियाँ उन्होंने तोड़ों के हिसाब से इकट्ठे किए होते हैं और वही खा रही होती हैं। अब उनमें क्या है क्या नहीं, नोबडी नोज़। किस तरह का फैट डाला हुआ है, किस तरह के ऑयल डाला हुआ है, क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई है। तो बाहर की चीज़ें जो है वो तो बिल्कुल बंद करें। डेयरी प्रोडक्ट्स भी, बेकरी की प्रोडक्ट्स भी PCOS के लिए सब नुकसानदेह हैं। उससे यानी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू ट्रीट फर्टिलिटी। तो लाइफस्टाइल में एक तो वेट जितना कम होगा फर्टिलिटी के चांसेस उतने ही अच्छे। मैम क्या ओबेसिटी का, मोटापे का भी इनफर्टिलिटी से कोई लिंक है? बिल्कुल है। ओबेसिटी का इनफर्टिलिटी से डायरेक्ट ताल्लुक है कि ओबेसिटी होगी तो ओबेसिटी का एक रिलेशन PCOS के साथ है। जितनी PCOS की फीमेल्स आती हैं 90% उसमें से ओबीज होती हैं, 10% लीन भी होती हैं, बट 90% में से ओबीज फीमेल्स होती हैं। तो ये ओबीज फीमेल ओबेसिटी की वजह से भी सारे हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, फैट ज़्यादा हो जाएगी, और प्रेगनेंसी और डेफिनेटली पीरियड भी आपके रेगुलर होंगे। पीरियड इरेगुलर होंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और डेफिनेटली आपको। और मैंने ये भी देखा है कि अगर आप पेशेंट को किसी तरह से ये काउंसल कर लेना कि उसका जितना वेट है, से उसका 80 kg वेट है, तो अपना 30 kg वेट कम कर लें, 30 kg किसी भी तरीके से 1 साल में कर लें। आप यकीन करें उसकी ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी हो जाएगी। और ये हमने खुद देखा कि मोटापा जो है ये तो बहुत इस चीज़ में कॉज कर रहा है फिर तो। और आप वेट लॉस जो है वो सबसे पहला की फैक्टर है फर्टिलिटी। और हम गाइड करते हैं, बट ये है कि हर फीमेल का ये कहना होता है वेट कैसे लॉस
उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, हम्म, उसके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए कि आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज भी करनी है और डाइट भी करनी है। फिर फीमेल्स का ये कहना है आपको ऐसी दवाई लिख दें कि हमारा वेट कम हो जाए। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली आपका वेट कम कर दे, जब तक कि आप उस पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। मैम अब तो इंजेक्शन भी आ गए हुए हैं काफ़ी सारे, वो ज़ैम्पिक वो भी। अब तो ये इंजेक्शन भी आ गए हैं, उनका भी बड़ा अच्छा रोल है, पॉजिटिव रोल है, लेकिन वो भी हर एक की अप्रोच में नहीं है। लेकिन अब जो लोकल इंजेक्शन हमारे यहाँ आए हैं वो फिर भी कुछ कम है, लेकिन उससे लोग डरते हैं। जब तक आप प्रॉपर काउंसल ना करें, उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं वेट लॉस में, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि हमें कोई मेडिकेशन नहीं करनी, तो फिर आप अपना वेट लॉस करें। डाइट से और एक्सरसाइज से। डाइट और एक्सरसाइज 2 मेन फैक्टर्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी। अगर आप ये कहें कि मैं एक हफ्ता तो डाइट कर लूँ, एक हफ्ता तो मैं एक्सरसाइज कर लूँ, अगले हफ्ते मैं अच्छी तरह खा लूँ, तो वेट लॉस कर लूँगी। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी मैम एक हमारे लेके चलना है आपने, दोनों चीज़ों को साथ, और महीनों लेके चलना है। मैम हमारी सोसाइटी में जैसे कि कोई भी वैक्सीन आ जाए उसके बारे में बड़ा वो शोर पड़ जाता है कि ये वैक्सीन जो है कोई साजिश है, कोई ये जैसे कोविड की आई तो उसके बारे में बड़ा हो गया जी, ये बात लेटर ऑन जिसने ये शॉट्स लगवाए हैं उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की आई, उसके बारे में कहा जाता है कि ये लड़कियां जो लगवाएंगी उनको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो ये मिथ जो है इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वाकई ये मिथ ही है, क्योंकि ये जो वैक्सीन्स आती हैं ये रिसर्च ब्रांड्स होते हैं, और इसमें किसी में भी ये लॉजिक नहीं होता कि इनफर्टिलिटी कॉज हो जाए, बल्कि ये प्रिवेंटिव वैक्सीन्स होती है। अगर सर्वाइकल कैंसर की है तो सर्वाइकल कैंसर को ही प्रिवेंट करेगी, उसका इनफर्टिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मैम ये तो इतना ज़्यादा शोर मच गया कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और मेरे क्लिनिक पे भी जाहिर है सारा एक इलाका मुझे जानता है, हर माँ पूछने आ रही थी स्कूलों च टीका लग रहा है, बच्चों को लवा ली। इवन कि मेरी अपने फैमिली वाले फ़ोन करके पूछ रहे थे कि जो स्कूलों च टीका लग रहा है लवा ली है। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं लगवाना, तो वो तो कह रही कि उससे ये हो जाएगा और उससे वो हो जाएगा। मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा होता तो क्यों लगवाते? गवर्नमेंट कोई अपने लोगों की दुश्मन थोड़ी ही है। गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके उतनी प्रोवाइड करे। और मेरा ख्याल है कि ये जो HPV की वैक्सीन आई थी ये बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन थी, और ये मैं वाकई गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगी कि इतना पैसा लगा के इतने हाई लेवल पे उन्होंने बच्चों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो लेकिन लोग ना शुक्र थे कि उन्होंने उसकी कदर और उस तरह से लगवाई। तो मैम आप हमारी ख़वातीन को थोड़ा सा ये भी गाइड कर दें कि कौन से टाइम पीरियड में मियाँ बीवी जो हैं वो मिलाप कर सकते हैं ताकि बेटर एक उस वक्त करें कि जब उनका कंसीव होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो कौन सा टाइम पीरियड होता है? ये आपका ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे बहुत से लोग इग्नोरेंट होते हैं। एक्चुअली पूरे साइकिल के दौरान जो ओवुलेशन का दिन है वो एक ही होता है, एक दिन ओवुलेशन होती है, और उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो साइकिल के मिडल 5 to 10 डेज़ हैं वो सबसे इफ़ेक्टिव फर्टिलिटी डेज होते हैं। यानी अगर फर्स्ट को साइकिल आया है तो उसके मिडल 10 डेज यानी 15 से 25 तक या 12 से 22 तक के वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के कितने अरसे बाद सिंपली अगर देखा जाए तो 8वें दिन से 8वें से 18वें दिन तक। अच्छा, नेचुरल साइकिल के स्टार्ट होने से 8वें से 18वें। तो मैम ये जो कहते हैं कि हमारे माशरे में बेऔलादी का सारा जो है ना ज़िम्मेदारी औरत पे डाल दी जाती है, तो क्या ये वाकई औरत ही ज़िम्मेदार होती है या इसमें मेल का भी कोई इस तरह का कुछ होता है कि वो भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए जो प्रेगनेंसी होनी है ना वो आधी मेल से होनी है और आधी फीमेल से, तो आधे आधे के हिस्सेदार दोनों ही हैं। प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है और प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकती है। अब हमारा मुआशरा ऐसा है कि उसमें ये समझा जाता है कि मेल जो हैं उनमें तो कोई मसला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर और बेसिकली मैं यहाँ पे ज़रूर उन सासों को पैगाम ये देना चाहूँगी कि खुदारा सबसे पहले अपने बेटों का टेस्ट कराएं, बिकॉज ये टेस्ट सबसे आसान है।
बेटे का टेस्ट सबसे आसान और सबसे सस्ता है, तो पहले वो तो टेस्ट करा लें, पता चले हाँ जी वो ठीक है, फिर आप बहू की तरफ आए। लेकिन होता ये है कि शादी को 1 महीना नहीं गुजरता तो बहू के लेके आया जाता है। और अगर डॉक्टर ये कहे कि आप अपने बेटे का टेस्ट करवा लें, तो अगला जवाब होता है डॉक्टर साहब तुसी यदि ते दवाई शुरू करो ना, उन्होंने बाद चो वेख लांगे वो ठीक ही है। और कुछ माएँ तो ये कहती है असं उसका टेस्ट कराया हुआ है। फिर मैं कहती हूँ अच्छा कराया हुआ है तो मैंने दिखा दो जाके, और फिर वो कहते हाँ जी तुम दिखा देंगे, तुम ਇਹਦਾ इलाज शुरू करो। इनू यह मसला है दिन ऊपर चले जाते हैं, ए सुती रहती है, उठती नहीं है, मतलब ऐसी अजीब अजीब सी बातें करती हैं कि जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। और मैंने बल्कि एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि एक मेरे पास फीमेल आई अपनी मदर के साथ, एंड शी वॉज जस्ट क्राइंग। 5 महीने उसकी शादी को हुए थे, और कहती हर सूरत मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे कि मेरी इसी महीने प्रेगनेंसी। मैंने कहा अभी तो आपके 5 महीने हुए हैं, 5 महीने तो कोई ज़्यादा नहीं है, हो जाएगी। कहती 5 महीने से रोज़ मैं कोई 50 बातें सुनती हूँ कि इसके तो बच्चा होना नहीं, हो ही नहीं सकता, होना होता तो पहले महीने में हो जाता, तो अपने बेटे को मैं कहूँगी कि इसे छोड़ दें। तो सास भी गायनेकोलॉजिस्ट बन के बैठ जाती है। सास होती डॉक्टर है ना बेसिकली। तो इस अपने मैं बेटे को कहूँगी इसको छोड़ दें और अगली शादी कर लें। तो वो तो डॉक्टर साहब मेरे मियाँ की दूसरी शादी करा देंगे। मैंने कहा तुमने अपने मियाँ का टेस्ट करवाया? कहती है नहीं वो तो ठीक है। तो तुम्हें कैसे पता है? कि मेरी सास कहती है। तो उसको कैसे पता है? वो कहती है नहीं वो ठीक है। वो ठीक नहीं है, तुम उसका टेस्ट कराओ, तुम्हारा इलाज हम शुरू करते हैं। असूल ये है कि पहले उसका टेस्ट कराएं। तुम अगली दफ़ा आओ तो उसका टेस्ट लेते हैं। एंड बिलीव यू मी कि नेक्स्ट टाइम जब वो आई, उस बंदे का टेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था। अब उस लड़की को नहीं पता कि ये टेस्ट ज़ीरो है, उसको इतना नहीं पता था। जब मैंने पढ़ के उसे बताया कि इस टेस्ट में कोई स्पर्म्स नहीं है और ये सारा मसला तुम्हारे हस्बैंड का, तुमने कोई दवाई नहीं ला। उसने कहा कि मेरी सास तो किसी सूरत इस पर यकीन नहीं करेगी। तो तुम्हें बताओ ज़रूर ताकि तुम्हें बातें करना ख़त्म कर। अगले दिन उस लड़की की सास मेरे पास आ गई कि डॉक्टर साहब तुसी मेरे बच्चे का टेस्ट वेख्या? मैंने कहा हाँ देखा। तो की है ਉਹਦੇ 'ਚ? मैंने कहा वो बिल्कुल ज़ीरो है और उससे ऐसे टेस्ट वाले लोगों का बच्चा नहीं हो सकता अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा पैसे लगें और फिर उसके हम टेजिंग करें और फिर देखेंगे पीछे कोई स्पर्म्स हैं तो फिर जाके IVF वगैरह करें। कहती लो मेरे फलाने का टेस्ट भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। एक मेरी नान के बेटे का टेस्ट ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 5 बच्चे ने। ऐसा नहीं होता, वो आपको सही पता नहीं होता। तो कहती नहीं नुक्स मेरी बहू चाहिए।